हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव टॉपिक की, जहाँ पर हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं एडजेक्टिव टॉपिक का, है ना। तो एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक रूल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कोई भी अननेसेसरी रूल्स हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं जो आपके लिए बर्डन बने, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पिक करता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम 50 क्वेश्चंस भी अलग अलग वैरायटी के डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव, जहाँ पर हम एडजेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। एडजेक्टिव के साथ साथ एक टॉपिक और बनता है, दैट विल बी डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स के बारे में बात करेंगे। जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर्स या डिटरमिनर्स एंड एडजेक्टिव, है ना। आप ये कह सकते हो डिटरमिनर इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, है ना। हालांकि उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव में डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो हम फर्दर बात करेंगे। तो इसको हम सेपरेट एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे जब हम डिटरमिनर्स पढ़ रहे होंगे। फिलहाल हम एडजेक्टिव के बारे में पूरी बात करने वाले हैं, ठीक है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। टोटल ये अगर आप देखेंगे 7 से 8 स्लाइड है, जहाँ पर हम एडजेक्टिव को कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो इन 8 स्लाइड को अगर आपने अच्छे से ग्रिप कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना। वो मैं बताऊंगा अभी क्यों स्किप कर रहा हूँ। सेकंड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के कॉन्सेप्ट है। जैसे पहला ये है, सेकंड वाले पे अगर बात करें तो सेकंड आपका ये है, थर्ड आपका ये है और फोर्थ बाकी। इस स्लाइड में 4 अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है, द जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, है ना। वैसे क्वेश्चन ये था, द जुपिटर इज अ बिग प्लैनेट। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था, अ बिग प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे तो फिर करेक्ट आंसर होगा द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ऐसा क्यों? इसको पॉजिटिव में क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, अब एक क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, हम यहाँ पर द बिगेस्ट क्यों यूज कर रहे हैं? तो उसके पीछे का रीजन समझना पड़ेगा। आप जानते हो कि एडजेक्टिव में डिग्री होती है। पहली बात, एडजेक्टिव में क्या होती है? डिग्री होती है। दो ऐसे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनमें डिग्री का एट्रीब्यूट पाया जाता है, वो हमारे एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। डिग्री का मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आपसे पूछा जाए कितने ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच है जिनमें आप डिग्री फ्रेम कर सकते हैं, जिनकी डिग्री फ्रेम कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा एक एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब, है ना। आपसे पूछा जाए नंबर, जेंडर और केसेस किस में होते हैं, तो आप कहोगे वो नाउन में होते हैं और प्रोनाउन में होते हैं। आपसे पूछा जाए फॉर्म्स किस में होती हैं, तो आप बताएंगे वर्ब में फॉर्म्स होती हैं। ये पॉइंट आपको बेसिक वाले क्लियर होने चाहिए। फिर डिग्री कितने टाइप की होती है? यू नो वेरी वेल, ये 3 टाइप की, पीडी, सीडी एंड एसडी। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि सर इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है? तो पीडी तो आप जानते ही हो, सीडी में वन वर्सेस अनदर की कंपैरिजन होती है। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना आप किसी दूसरे से कर रहे हो, तो वहां पर हम सीडी का यूज करते हैं। जब आप वन वर्सेस ऑल की बात कर रहे हो, तो वन वर्सेस ऑल, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना सभी से कर रहे होते हैं, वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे होते हैं, है ना। तो आपने कहा द जुपिटर इज द बिगेस्ट, इसलिए देखो ये कह रहा है ऑफ और सोलर सिस्टम। ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट हैं, उनमें से जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है। तो वन वर्सेस ऑल की बात कर रहे हो, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ लिखेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? द बिगेस्ट। जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द बिगेस्ट। होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट एक्टर दैट आई हैव एवर मेट। अब तक मैं जितने लोगों से मिला उनमें ये सबसे महान एक्टर है ना, सबसे ग्रेट एक्टर है। अब ये कहना चाह रहा है बहुत सारे लोगों से मैं मिला, वन वर्सेस ऑल। ये याद रखना, इस तरीके का पैटर्न आपको देगा, दैट आई हैव एवर सीन, दैट आई हैव एवर मेट, है ना। दैट मीन्स ये इनडायरेक्टली क्या कह रहा है? वन वर्सेस ऑल मीन्स क्या लगा रहा है? सुपरलेटिव डिग्री, एसटी। तो इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा द ग्रेटेस्ट, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में वर्डिंग में थोड़ा कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राधिका इज लेस वरीड। उनको लगता है काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पर वरीड के लिए यूज कर रहे हो। तो लेस जो है ये कंपरेटिव वर्ड है ना। ये कंपरेटिव डिग्री, चूंकि जब आप लिटिल की डिग्री बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो? पहला होता है लिटिल, पॉजिटिव हो गया, लेस कैसा हो गया? कंपरेटिव हो गया, एंड लीस्ट कैसा हो गया सर? सुपरलेटिव हो गया। वाइस वर्सा, जैसे आप फ्यू की बनाते हो, फ्यू से कैसे बनाते हो सर? फ्यू, फीवर एंड फीवेस्ट, ये आप यूज करते हो। इट मीन्स यहाँ पर लेस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? लीस्ट वरीड, सबसे कम चिंतित है। किनमें? कितने? जितने स्टूडेंट है। अब वही बात वन वर्सेस ऑल जहां भी आएगा वहां पर सुपरलेटिव डिग्री बनेगी, तो इसलिए यहाँ पर आएगा राधिका इज लीस्ट वरीड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। तो होप सो क्लियर हो गई बात। पहले का करेक्ट आंसर लीस्ट, सेकंड में द बिगेस्ट, थर्ड वाले पे
द ग्रेटेस्ट वो करेक्ट है, सेंटेंस नो एरर है। पहले टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ मूव टू सेकंड वन। अब चलते हैं सर सेकंड वन वाले पे। सेकंड वाले पे हम समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर ये आपसे पूछना चाह रहा है ओल्डर और एल्डर में डिफरेंसेस। ये आपको पता है कि ओल्डर, एल्डर, फर्दर, फर्दर, फार्दर, इनमें इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत पूछता है ये, है ना। कुछ टर्म है जो बार बार ये रिपीट करता है, जैसे इसमें से ओल्डर और एल्डर के बारे में। तो ये तो इजी है, पिक कर पाओगे कि जब आप ओल्ड की डिग्री बनाते हो तो ओल्ड से क्या बन जाता है, एक तो बन जाता है एल्डर एंड एल्डेस्ट, एल्डर एंड एल्डेस्ट, एंड द सेकंड वन इज ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। ये क्या है, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, एल्डर एंड एल्डेस्ट, ये है फैमिली मेंबर को बताने का। ये फैमिली मेंबर को बताते हैं, जबकि यहाँ पर क्या करते हो आप, कंपैरिजन कर रहे हो। तो अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो ओल्डर ओल्डेस्ट के साथ जाओ, अगर आप फैमिली मेंबर की बात बता रहे हो तो फिर एल्डर एल्डेस्ट के साथ। जैसे कह रहा माई एल्डर ओल्डर ब्रदर इज अ टीचर, मेरा जो बड़ा भाई है, फैमिली मेंबर की बात करो एल्डर के साथ जाओगे। यू आर एल्डर ओल्डर देन हिज एल्डर ब्रदर, है ना। अब यहाँ पर आपको फिल करना है, यू आर एल्डर ओल्डर, यहाँ पर देन होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। देन आएगा तो फिर ओल्डर के साथ, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे होगे, है ना। आपने कहा माई एल्डर ओल्डर सिस्टर इज एल्डर ओल्डर देन, यहाँ पर भी देन होगा, योर एल्डर ओल्डर ब्रदर, है ना। अब इसको तीन जगह से ब्रेक कर सकते हो। पहला आ गया माई एल्डर ओल्डर सिस्टर, तो आप कहोगे माई एल्डर सिस्टर। सेकंड वाले में देन लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, ओल्डर। और लास्ट वाले में अगर बात करें एल्डर ओल्डर ब्रदर, तो एल्डर ब्रदर। तो योर करेक्ट सेंटेंस विल बी माई एल्डर सिस्टर इज ओल्डर देन योर एल्डर ब्रदर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो होप सो से समझ में आ गया होगा ओल्डर, एल्डर और ओल्डर, या एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट में डिफरेंसेस क्या होते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो फर्दर और फार्दर को लेकर के क्वेश्चन बनता है। यू नो वेरी वेल, जब आप डिग्री लिखते हो तो कुछ तरीके से आप एक टर्म यूज करते हो फार्दर, FARTHER, जो कि डिस्टेंस को डिफाइन करता है। ये क्या बताएगा, ये डिस्टेंस को बताएगा। जबकि जो फर्दर होता है FURTHER, फर्दर बताता है एडिशनल चीज़ों को, है ना। जैसे कहा जाए हमें और पैसा चाहिए, जैसे आप कहते हो कि भाई पिताजी से आप पैसे मांग रहे हो, उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे दिए। अब आप कहते हो कि भाई मुझे और पैसे चाहिए, आप कहते हो फर्दर मनी, वी वांट फर्दर मनी, है ना। वी वांट फर्दर हेल्प, वी वांट फर्दर सपोर्ट, वी वांट फर्दर बुक्स, है ना। इस तरीके के फ्रेजेज आप यूज कर सकते हो, जबकि ये केवल डिस्टेंस के लिए आता है। आपने कहा जो प्लेस ए है वो प्लेस बी से जो है काफी दूर है। अब यहाँ पर क्या यूज करोगे, ये फार्दर, FARTHER। अच्छा, यही सेम डिफरेंस आपका फार्थेस्ट और फर्थेस्ट में होता है, सेम, बस सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है वो, कि फार्थेस्ट और फर्थेस्ट है। मीनिंग वही होगा कि फार्थेस्ट जो होगा वो डिस्टेंस को बताएगा, जबकि फर्थेस्ट जो होगा वो एडिशनल चीज़ों को बताएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, मुंबई इज फ्रॉम पटना देन अम्बाला, तो मुंबई जो है पटना के पीछे अम्बाला से दूर है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्दर, FARTHER। आई नीड सपोर्ट, आई नीड फर्दर सपोर्ट, FURTHER। वी नीडेड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, हमें और क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए। वी नीडेड फर्दर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। वी वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, हम अब्रॉड गए किसके लिए, फर्दर स्टडी के लिए। दिस इज द फर्थेस्ट या फार्थेस्ट पॉइंट ऑफ हिल फ्रॉम अर्थ, अर्थ से सबसे दूर वाला पॉइंट है, इसका मतलब फार्थेस्ट आएगा यहाँ पर, फर्थेस्ट। होप सो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो अगला जो पॉइंट था आपका वो है फर्दर और फार्दर के बीच में डिफरेंसेस। तो ये वाला पॉइंट भी आपका हो गया क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले वाले पे आते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपसे बनता है वो क्वेश्चन बनता है लेटर और लेटर को लेकर के। तो पहले तो एक काम करते हैं, डिग्री को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा लेट, लेट से बन जाता है एक आपका ये लेटर, लेट, लेटर एंड लेटेस्ट, ये वाला टर्म आपका बनता है। लेकिन सेकेंडली इसमें एक और बन जाता है लेटर और लास्ट। याद रखना, जहां पर डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव बनेंगे वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पिक करता है ना। तो जैसे यहाँ पर डबल कंपैरेटिव लेटर LATER और LATTER, ऐसा सुपरलेटिव लेटेस्ट और लास्ट। तो पहले इनमें से दो टर्म ऐसे हैं जो टाइम को बताते हैं। टाइम को कौन कौन बताते हैं, जैसे लेटर है, लेटर का मतलब बाद में, ये टाइम को डिफाइन करता है ना। जैसे लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब रिसेंट होता है, ये भी टाइम को डिफाइन करता है। अच्छा, लेटेस्ट, ये वाली बात याद रखना, जब भी न्यूज या स्कोर की बात करोगे तो वहाँ पर टाइम की बात करोगे, वहाँ पर सीक्वेंस नहीं होगा। अगर आप सीक्वेंस की बात करते हो, अगला वाला पॉइंट आता है आपका, अगर आप सीक्वेंस की बात करते हो, ऑर्डर की बात करते हो, क्रम में पहले वाला है, क्रम में बाद वाला, तो वहाँ पर आप यूज करते हो लेटर और लेटर, LATTER और लास्ट, ये दोनों टर्म यूज करते हो।
ये 2 के केस में बाद वाला और ये 2 से ज़्यादा के केस में बाद वाला। ये दोनों क्या बताएँगे? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्रम। जैसे मैंने कहा एक लेटर ए है, एक लेटर बी है। जो बी लेटर है वो ए से बाद में आता है ना? बी मतलब अगर केवल बी वाले की बात करें, तो बी क्या है? बाद वाला, मतलब सीक्वेंस बता रहा हूँ। ए और बी में हम बात कर रहे हैं बी वाले की, तो इसका मतलब ये ऑर्डर बता रहे हो आप, है ना? जैसे मैंने कहा ए, बी और सी 3 लेटर ले लिए। अब मैं सी वाले की बात करूँ तो ये लास्ट हो जाएगा, ये लेटर हो जाएगा। लेटर क्यों? क्योंकि 2 के रेफरेंस में है। लास्ट क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा के रेफरेंस में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? इसी तरीके से 2 टर्म और बनते हैं, वो बनते हैं फॉर्मर और फर्स्ट, ये भी ऑर्डर बताते हैं। एक फॉर्मर और एक फर्स्ट। फॉर्मर 2 के केस में पहले वाला, फर्स्ट 2 से ज़्यादा के केस में पहले वाला, है ना? तो ये पहले वाले, जैसे यहाँ पर अगर मैं ए के बारे में बात करने लगूँ कि ए को डिफाइन करो तो ये फॉर्मर होगा। मैंने कहा यहाँ पर ए को डिफाइन करो तो ये फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ए, बी से 3 है, मतलब 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा में पहले वाले के लिए फर्स्ट, 2 के केस में पहले वाले के लिए फॉर्मर, 2 के केस में बाद वाले के लिए लेटर, 2 से ज़्यादा के केस में बाद वाले के लिए लास्ट। ये सारे पॉइंट यहाँ से क्लियर होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है ही केम हियर लेटर देन यू। कह रहा है वो तुमसे बाद में है। यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या बताना चाह रहे हो? सर यहाँ पर इनडायरेक्टली हम टाइम बताना चाह रहे हैं, और टाइम के केस में LATER आएगा, ना कि LATTER। कह रहा ऑफ दीज 2 गर्ल्स, इन 2 लड़कियों में द लास्ट या लेटर वाज एट फॉल्ट। 2 लड़कियां, कह रहा है इसमें बाद वाले की गलती है। यहाँ पर टाइम की बात नहीं करो, टाइम की बात नहीं करो तो लेटर नहीं, यहाँ पर लास्ट नहीं है। अच्छा वैसे टाइम छोड़ो, आप सीक्वेंस में भी देख लो, यहाँ पर टोटल गर्ल्स कितनी है? 2। 2 के केस में क्या लगाओगे? लेटर LATER, है ना? लास्ट 2 से ज़्यादा के केस में आता है। अगले वाला, जेड इज़ द लेटर या लास्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। आप कहते हो जेड जो है वो आखिरी लेटर है। आखिरी लेटर है मतलब लास्ट लेटर है, LAST, है ना? क्योंकि टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। तो उनमें से जो आखिरी वाला है दैट विल बी लास्ट। जेड इज़ द, अच्छा वो सेम ही हो गया। दिस सॉरी व्हाट इज़ द लास्ट या लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ टुडे, है ना? अरे आज के दिन की ताज़ा खबर क्या है? फ्रेश न्यूज़ क्या है? लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? मैंने कहा था न्यूज़ के केस में फिर ऑर्डर मत चेक किया करो, वहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मतलब उस केस में ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, है ना? टाइम के बारे में बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटेस्ट। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ टुडे, है ना? ऑफ टुडे, आज के दिन की ताज़ा खबर क्या है? फ्रेश न्यूज़ क्या है? आगे चलता है सर, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। नो लेस फ्यूअर देन 10 मैन डाइड इन एन एक्सीडेंट। रिमेंबर कि जो फ्यू है ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है, जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है ना? ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और ये काउंट, यहाँ पर टोटल मैन कितने हैं? 10। तो ये काउंटेबल हो गया तो फ्यूअर के साथ जाओगे, लेस के साथ नहीं। सो योर करेक्ट सेंटेंस विल बी नो फ्यूअर देन 10 मैन डाइड इन एन एक्सीडेंट। आपने कहा वी हैव बॉट नो फ्यूअर देन 5 डजन एग्स एंड 5 लीटर मिल्क फ्रॉम देयर। अब एक पॉइंट यहाँ पर जो आपको रिमेंबर रखना है वो ये है कि 2 पॉइंट अलग अलग मिल रहे हैं, एक 5 डजन एग्स, दूसरा 5 लीटर मिल्क। अच्छा एक बात बताना, 5 डजन एग्स जो है ये काउंटेबल है ना? तो आपने नो फ्यूअर देन लगा लिया, लेकिन मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो ये फ्यूअर इसके लिए वर्क नहीं करेगा, इसका अपना खुद का डिटर्मिनर आपको लगाना पड़ेगा, और वो लगेगा नो लेस देन। अच्छा एक और डाउट होगा आपके मन में कि सर ये जो 5 लीटर मिल्क है ये काउंटेबल नहीं होगा? तो मैं जी बिल्कुल काउंटेबल नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल ही रहेगा। रीजन इज दैट, और रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैंने बताया था जिनकी काउंटिंग स्टार्ट ना कर सकें, साथ ही जिन्हें 1 2 3 4 मतलब जिनकी काउंटिंग स्टार्ट ना कर सके, साथ ही जिन्हें ग्राम लीटर और मीटर में मीजर कर सके, वो चीज़ें कैसी होती है? अनकाउंटेबल। So your correct sentence will be we have bought no fewer than 5 dozen eggs and no less than 5 liter milk from there, है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं सर, ये वाले पॉइंट क्लियर। आई एम एज वाइजर एज मी ऑब्लिक आई। अब ये जब आप इक्वलिटी करते हो, देखो 2-3 बातें यहाँ पर आपको समझनी पड़ेंगी कि आप पॉजिटिव डिग्री कैसे लिखते हो। आप पॉजिटिव डिग्री लिखते हो सर एज एज से या फिर सो एज से। रिमेंबर, या तो आप एज एज से बनाते हो या फिर आप सो एज से बनाते हो पॉजिटिव डिग्री। बीच में क्या करते हो? पीडी यूज करते हो, पॉजिटिव डिग्री यूज करते हो। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है, क्या आप इक्वली का यूज कर सकते हो इनके साथ, एज एज के साथ या सो एज के साथ, है ना? ये वाली बात आपको याद रखनी है कि इसके साथ हम इक्वली का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो काम एज एज कर रहा है वही सेम काम कौन कर रहा है? इक्वली। एक क्वालिटी बताने का काम करेगा, तो दोनों का यूज एक साथ नहीं कर पाओगे। जैसे आप ये वाली बात भी याद रखो कि डबल सीडी और डबल एसडी का यूज जो है वो इनअप्रोप्रिएट है।
ना तो हम डबल सी डी लगा पाएंगे ना डबल एस डी। मतलब मोर बेटर अगर कहीं लिख दिया या फिर मोस्ट टालेस्ट लिख दिया तो ये दोनों कैसे होंगे, इनकरेक्ट होंगे। ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट कि एज एज जो है ये अफर्मेटिव एंड निगेटिव दोनों के साथ आ जाता है, बट सो एज केवल और केवल निगेटिव के साथ आता है ना। तीसरी बात एक और कि इक्वलिटी करते समय जो कंपैरिजन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, टर्म बैलेंस होने चाहिए। ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, टर्म कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। टर्म बैलेंस कैसे, सब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हमें करनी चाहिए। जैसे आपने कहा आई, यहाँ पर थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, यहाँ पर आप मी आई न करके यहाँ पर ही ऑब्लिक हिम कर लीजिए, तब आप सही से कंपेयर कर पाएंगे। आई एम एज वाइजर, पहली बात तो वाइजर नहीं होगा, वाई जाएगा। सेकंड थिंग इज दैट आई की कंपैरिजन करो, आई की इक्वलिटी करो तो यहाँ ही होगा। सब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तुलना या सब्जेक्ट की इक्वलिटी सब्जेक्ट से होगी, करेक्ट आंसर ही होगा। राधिका इज वाइजर देन ब्रेव। अच्छा, ये कंपैरेटिव डिग्री से क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस वाली बात को मैं आपको समझाता हूँ। पहले होता क्या है कि कंपैरिजन आप दो तरीके से बनाते हो, या तो ईआर लगा करके या तो मोर लगा करके, है ना। अब उस वाली बात को समझना, कंपैरेटिव डिग्री किससे किससे बनती है सर, ईआर से भी और मोर से भी। अब ध्यान से समझिएगा इस वाले पॉइंट को। होता क्या है कि जब एक ही पर्सन, दो अलग अलग पर्सन है, तो अलग अलग पर्सन है तो यहाँ पर कंपैरिजन आप ईआर से कर सकते हो। लेकिन रिमेंबर, अगर पर्सन एक ही है, उसी की दो क्वालिटी है, एक क्वालिटी ए एक क्वालिटी बी, तो फिर आप मोर से ही करोगे। यहाँ पर जो ईआर है वो टोटली रॉन्ग होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, रितिका इज वाइजर देन ब्रेव। अच्छा, टोटल पर्सन कितना है, एक ही है रितिका, वही वाइज है वही ब्रेव है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मोर का यूज करना पड़ेगा। तो मोर, यहाँ पर जो वाइजर है उसकी जगह पर आप यूज करेंगे मोर वाइज देन ब्रेव। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अब तो समझ में आगे होगी बात, आगे चलते हैं सर नेक्स्ट। अच्छा, ये कंपैरिजन वाले के लिए मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ, आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। आपको हमेशा नाउन और प्रोनाउन को बैलेंस करना है, ये वाली बात याद रखना है। जैसे देखो मैं कैसे बैलेंस करा रहा हूँ, यहाँ पर इज बेटर देन है, ये कंपैरिजन हो गया सर, बिल्कुल। मुंबई यहाँ पर एक नाउन हो गया, फिल्म सिटी यहाँ पर दूसरा नाउन हो गया, तो टोटल नाउन कितने मिले, दो। यहाँ पर केवल एक ही नाउन है, तो कंपैरिजन तो बैलेंस नहीं हुई। अगर यहाँ दो नाउन है तो यहाँ पर भी दो नाउन, या दो प्रोनाउन, या एक नाउन एक प्रोनाउन, मतलब वो टोटली बैलेंस होना चाहिए। तो आपने कहा मुंबई और गोवा तो बैलेंस हो गया, लेकिन फिल्म सिटी के लिए यहाँ पर नाउन रिपीट नहीं है, या तो नाउन रिपीट करो या उसकी जगह प्रोनाउन यूज करो। तो अब आप ये वाली बात जानते हो कि जब भी नाउन रिपीट होंगे तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, दैट या दोज का यूज करते हैं। सिंगुलर अगर है तो दैट लगाओ, प्लूरल अगर है तो दोज लगाओ, है ना। ये वाली बात आपको याद रखनी है। मैंने ये नहीं बताया कि दैट आप और दोज आप लगाओ, वो प्रपोजिशन जैसा होगा वैसे चेंज करोगे, जैसे अगले क्वेश्चन में मिलेगा आपको। यहाँ पर मैंने कहा फिल्म सिटी सिंगुलर है और ये भी ना पता चले तो यहाँ पर आ जाना वर्ब पे, जैसे यहाँ एज लगा है तो इससे गेस कर पाओगे कि फिल्म सिटी सिंगुलर है। तो दैट इज वाई हम किसके साथ जा रहे हैं, दैट के साथ। तो ऑफ है तो ऑफ लोगे, तो दैट ऑफ गोवा। आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी सही कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। वो है कि गोवा में अपॉस्ट्रोफ एस भी लगा सकते हो, ऐसे, है ना। तो गोवा वो अंडरस्टूड हो जाएगा फिल्म सिटी। तो आपका करेक्ट आंसर ये बना, द फिल्म सिटी ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ गोवा, या फिर द फिल्म सिटी ऑफ मुंबई इज बेटर देन गोवाज। गोवाज मतलब गोवा की फिल्म सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। आ जाओ सेकंड वाले में सॉल्व करते हैं। कह रहा आर मोर नेचुरल देन, हेल्पिंग वर्क के साथ जो कंपैरिजन वाले टर्म है उनको अलग कर ले, ये कंपैरिजन हो गया। अच्छा, यहाँ पर चार्ल्स डिकन्स लिख रहा है, एक नाउन हो गया सर। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ लिख रहा है, एक नाउन हो गया। वर्क्स दूसरा नाउन हो गया, है ना। तो अगर आप देखो कंपैरिजन के पहले दो नाउन है, एक ये वर्ड्सवर्थ है, दूसरा वर्क्स है, जबकि बाद में केवल एक ही नाउन है, वो है चार्ल्स डिकन्स। तो एक एक नाउन तो बैलेंस हो गया सर, ये वाला तो बैलेंस हो गए। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर एक प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस हो गई। अगर यहाँ दो नाउन है, यहाँ पर भी दो नाउन होनी चाहिए, तो एक नाउन है एक प्रोनाउन यूज कर लो। तो वर्क्स कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर क्या लगाओगे, दोज। यहाँ पर दोज, और क्या लगा है, बाई, तो फिर बाई लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा दोज बाई चार्ल्स डिकेंस। होप सो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। माई बैग इज कॉस्टलियर देन दैट ऑफ राहुल। माई बैग इज कॉस्टलियर देन दैट ऑफ राहुल। अब एक बात समझना, देखो यहाँ पर आपने एक नाउन लिखा माई बैग, सही है, या यहाँ पर आपने लिखा दैट ऑफ राहुल, ये भी करेक्ट हो गया, दैट ऑफ राहुल लिख लो। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, राहुल्स। राहुल्स, राहुल्स मतलब राहुल्स बैग, है ना। दैट ऑफ राहुल का मतलब बैग ऑफ राहुल। दैट आप किसके लिए आया, बैग के लिए आया, तो बैग ऑफ राहुल।
आप ये भी करेक्ट कर सकते हो, ये भी करेक्ट कर सकते हो। माई बुक इज मोर यूजफुल दैन दैट ऑफ योर्स। ये वाले क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम करते हैं। देखो समझना, आपने लिखा माई बुक, ये नाउन हो गया, सही है। और माई बुक के लिए यहाँ पर आप योर्स लिख रहे हो, प्रोनाउन लिख रहे हो, तो सही हो गया। फिर ये दैट आपकी यहाँ पर नीड नहीं है, तो इसको आप ड्रॉप कर दीजिए, ये लो। अगर आप लिखना ही चाह रहे हो तो एक और आंसर है यहाँ पर, समझिएगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट ऑफ यू। दैट ऑफ यू का मतलब बन जाएगा द बुक ऑफ यू, है ना। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कई बार दैट ऑफ योर्स करेक्ट भी हो जाएगा, ऐसे नहीं रटना है कि योर्स लगा है तो फिर दैट ऑफ नहीं लगाना है। आपको चेक करना है टोटल नाउन कितने हैं। जैसे यहाँ पर माई बुक है तो उसके लिए योर्स लिख दिया आपने, है ना, तो फिर दैट ऑफ की नीड नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर यू लिखा होता तो फिर आप पूरा लिखते दैट ऑफ यू। आगे चलते हैं, हर हाउस इज बिगर देन मी। अब देखो हर हाउस है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइन होना चाहिए था, तभी बैलेंस होता कि भाई यहाँ पर हो गया हर हाउस इज बिगर देन मी, नहीं होगा, यहाँ पर माइन होगा। अगर आप वो नहीं करना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिखो द हाउस ऑफ मी, इसका मतलब ये बन जाएगा दैट ऑफ मी। दैट ऑफ मी का मतलब क्या हो गया, द हाउस ऑफ मी। आगे चलते हैं, ये इस लेवल का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। द क्वालिटी ऑफ माई शर्ट इज बेटर देन यूर्स। अब मैंने कहा ये जो लिख रहे हो आप इज बेटर देन, ये कंपैरिजन हो गया। इसके पहले देखो एक नाउन ये मिल गया माई शर्ट, अच्छा एक नाउन ये मिल गया क्वालिटी। अच्छा माई शर्ट के लिए आपने योर्स लिख दिया, लेकिन क्वालिटी के लिए तो यहाँ पर कोई प्रोनाउन है नहीं, तो आपको डालना पड़ेगा। वो क्या डालोगे आप, क्वालिटी सिंगुलर है तो दैट ऑफ लगाना पड़ेगा, ऑफ है तो ऑफ लगा लो। ये बनेगा द क्वालिटी ऑफ माई शर्ट इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स। ये करेक्ट आंसर। होप सो सेकंड स्लाइड से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आगे चलते हैं सर थर्ड वाले पे, है ना। रोहित इज बेटर देन एनी प्लेयर ऑफ इंडिया। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। देखो होता क्या है, जब एक व्यक्ति की तुलना आप उसके खुद के ग्रुप से कर रहे हो तो ध्यान रखना ये कोई इसका खुद का ग्रुप है, ये क्या है, इसका खुद का ओन ग्रुप है। तो फिर क्या करते हैं, फिर हम अदर का यूज करते हैं इन वर्ड्स के साथ, ये भी ध्यान रखिए। जैसे ऑल है, जैसे नो है, जैसे मोस्ट है, जैसे एनी है, इन वर्ड्स के साथ हम क्या करते हैं सर, अदर का यूज करते हैं। या फिर वन या बड़ी वाला वर्ड मिल जाए तो उसके साथ एल्स लगाते हो। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है समझना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका पीडी में लगेगा, मतलब पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में लगेगा, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट एसडी में नहीं लगेगा, है ना। इस वाले पॉइंट को फिर समझाता हूँ मैं। यानी कि एक व्यक्ति है और उसके स्वयं के ग्रुप से तुलना की जा रही है, तो फिर इन वर्ड्स के साथ हम अदर का यूज करते हैं। वन या बड़ी वाला अगर कोई वर्ड मिल जाएगा तो उसके साथ एल्स लगाओगे आप, है ना। जैसे क्वेश्चन देखो, रोहित इज बेटर देन एनी प्लेयर ऑफ इंडिया। रोहित जो है वो बेहतर है किसी भी इंडियन प्लेयर से। तो आपने कहा इंडियन प्लेयर में तो रोहित भी शामिल है, इसका मतलब ये इसका सैम का ग्रुप है, तो देन के बाद क्या लगाओगे, एनी अदर प्ले, सॉरी देन के बाद अदर आएगा, देन एनी अदर प्लेयर, देन एनी अदर प्लेयर ऑफ इंडिया। अच्छा यहीं पर अगर मैं इस क्वेश्चन को समझना, ये जो मैं बता रहा हूँ ओन ग्रुप पर, क्योंकि कई बार अगर टर्म चेंज कर देगा तो फिर फंस जाओगे। जैसे अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता, रोहित इज बेटर देन एनी प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, एनी प्लेयर ऑफ पाकिस्तान टीम। ये मान लो मैंने लिखा। अब एक बात बताओ, पाकिस्तान की टीम में रोहित नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है ना। इसका मतलब ये जो कंपैरिजन है ये सही है। अब यहाँ अदर लगाने की जरूरत नहीं है, ये विदाउट अदर सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप है, मतलब रोहित की कंपैरिजन कर रहे हो किसी अलग ग्रुप से, यहाँ पर उसके स्वयं के ग्रुप से कर रहे हो, क्योंकि इंडिया के टीम में वो भी शामिल है ना, इंडियन प्लेयर में वो भी शामिल है, तो यहाँ पर आप अदर लगा रहे हो, यहाँ अदर नहीं लगा रहे हो। जैसे आपने कहा गोल्ड इज अ प्रेशियस देन ऑल द मेटल्स। गोल्ड जो है, अच्छा गोल्ड क्या है, एक तरीके का मेटल है, मेटल है तो आप मेटल से कंपैरिजन कर रहे हो, तो ऑल द अदर मेटल, ये आपका करें। नो एनिमल इज सो सेक्रेट एज द काउ इज। कोई भी जानवर उतना सेक्रेट नहीं है जितना कि काउ। आपने काउ की कंपैरिजन किससे कर दी, सभी से, है ना। तो इसका मतलब एनिमल में वो भी आएगा, तो फिर सेम वही कहानी यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, नो अदर एनिमल। अच्छा इस केस में एक बात और समझना कि जब ये वाले कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, एनी, ऑल, नो, मोस्ट के साथ अदर, तो कंपैरेटिव डिग्री में आपको ये बाद में लगाने को मिलेगा, देन के बाद मिलेगा। जबकि पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट शुरू में लगाने को मिलेगा, मतलब ये वर्ड शुरू में आएंगे। जैसे यहाँ पर नो एनिमल लिखा है तो स्टार्टिंग में ही आ गया नो अदर एनिमल। जबकि कंपैरेटिव वाले में देखो ये देन के बाद आ रहा है, ये देखो जरा देन के बाद आ रहा है ना।
ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो पॉइंट होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू अनदर वन, अगले वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। ये क्वेश्चन देखिए, रजत इज वाइजर एंड अम्यूजिंग देन हिज वाइफ। अच्छा, एक और सिंपल सा पॉइंट है कि आपने पढ़ा होगा कि सर एंड जो है ये हमारे इंग्लिश का सुप्रीम कोर्ट है। अगर पहले पॉजिटिव डिग्री है तो बाद में पॉजिटिव, पहले कंपैरेटिव है तो बाद में कंपैरेटिव, पहले एसडी है तो बाद में एसडी, मतलब बैलेंस होना चाहिए। वो तीनों जो सिनेरियो वो बैलेंस होने चाहिए। अब ऐसा एक एक पॉइंट इसमें याद रखना है, रिमेंबर, कि पहले वाले को देख के बाद वाला चेंज कर दें, ये सबसे अच्छी अप्रोच है, या फिर जो सेंटेंस का कंटेक्स्ट है उसके अनुसार चेंज करें। तो याद रखना, ऐसा नहीं कि पहले वाले के अकॉर्डिंग बाद वाले को चेंज कर लो, आपको चेक करना पड़ेगा वो सेंटेंस के किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पीडी को फॉलो कर रहा है तो इसके साथ जाओ, ईडी को फॉलो कर रहा है तो इसके साथ जाओ, एसडी को अब देखना पड़ेगा सेंटेंस का पैटर्न। जैसे ये देखो, रजत इज वाइजर एंड अम्यूजिंग। अम्यूजिंग कौन सी डिग्री? पॉजिटिव। अच्छा, वाइजर कौन सी? कंपैरेटिव। अब आपके मन में दोनों आ रहे होंगे, वाइजर है तो यहाँ मोर अम्यूजिंग कर लें, या अम्यूजिंग है तो मोर यहाँ पर वाइज कर लें। क्योंकि अम्यूजिंग की डिग्री कैसे लिखोगे आप? अम्यूजिंग, मोर अम्यूजिंग एंड मोस्ट अम्यूजिंग। लेकिन यहाँ पर जो वाइटल रोल प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है? देन। और देन की वजह से फिर कंपैरेटिव ही रखना पड़ेगा। इट मीन्स ये वाइजर होगा और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मोर अम्यूजिंग। So your correct answer will be Rajat is wiser and more amusing than his wife. Subhas is the bravest and energetic person of our club. सुभाष जो है वो सबसे बहादुर और एनर्जेटिक पर्सन है हमारे क्लब का। अब पैटर्न देखो जरा, एनर्जेटिक, मोर एनर्जेटिक, मोस्ट एनर्जेटिक, मतलब ये पीडी है। जबकि ब्रेवेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। या तो दोनों सुपरलेटिव होंगी या तो दोनों पॉजिटिव। अब मैंने एक पॉइंट बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जब भी वन वर्सेस ऑल होगा वहां पर हम क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। यहाँ पर आएगा सुभाष इज द ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट एनर्जेटिक। अब ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि दोनों को हम सुपरलेटिव बनाए। इट इज गेटिंग डार्क एंड डार्कर। ध्यान देना, एक टर्म आता है ग्रेजुअल चेंजेस का, ये टर्म आता है ग्रेजुअल चेंजेस। और ग्रेजुअल चेंजेस के सीक्वेंस में, ग्रेजुअल चेंजेस होने पर, ग्रेजुअल चेंजेस का मतलब एक ऐसा चेंजेस जो एक नियत रेट से लगातार हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, उसको हम बोलते हैं। और इस केस में यूज करते हैं हम सीडी, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और याद रहे वो कंपैरेटिव डिग्री आपकी ईआर से ही बनेगी, मोर से नहीं बननी चाहिए, है ना। जैसे इट इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। डार्कर है। यू आर बिकमिंग लेजी एंड लेजियर, यहाँ पर आ जाएगा लेजियर एंड लेजियर। शी इज गेटिंग मोर फैट एंड फैटर, यहाँ पर आ जाएगा फैटर एंड फैटर। ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर 6, 7 और 8, ये तीनों एग्जाम्पल इसी पैटर्न पर है, ग्रेजुअल चेंजेस। इस टर्म को आपको समझना पड़ेगा कि ग्रेजुअल चेंजेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चेंजेस जो एक नियत रेट से लगातार होता जा रहा है, उसी को हम ग्रेजुअल चेंजेस कहते हैं। और इस केस में जो हम टेंस जो हम वो यूज करते हैं डिग्री, वो होती है कंपैरेटिव। और इस सीक्वेंस में अगर एक बात और आप रिमेंबर रखना चाहो तो वो रिमेंबर कर सकते हो कि इस यूजुअली इनके साथ जो टेंस आता है वो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। तो 2-3 बातें आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नाउ मूव टू अनदर वन, ही इज टॉलर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स। याद रखना, एक सिलेक्शन वाला पैटर्न होता है ना। सिलेक्शन वाला पैटर्न कैसे होता है? जब आप ईआर या मोर लगाते हो और उसके बाद ऑफ लगाते हो, तो ये सिलेक्शन का केस होता है। और इस केस में जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले हम आर्टिकल द भी लगाते हैं, है ना। जैसे ये बनेगा ही इज द टॉलर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। और जो नंबर चेक करने होते हैं ना, वो इसी केस में चेक करने होते हैं, जो सिलेक्शन वाला केस है। इस केस में आप जानते हो कि सी डी जो है वो 2 के लिए एंड एस डी जो है वो 2 से ज़्यादा के लिए। तो मोस्टली जो नंबर चेक करने को मिलेंगे वो यहीं पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्पेशली नंबर पर फोकस करना है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे चेक करोगे? चेक करने का सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप क्या करो कि सबसे पहले ईआर या मोर के बाद ऑफ लगाए या नहीं लगाए, उसको चेक करना है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखो, जब आप ईआर या मोर के साथ, एक तो टर्म है कि आप देन लगाते हो, यू नो वेरी वेल। एक ये है कि ईआर या मोर के साथ, ईआर ऑब्लिक मोर के साथ आप क्या लगाते हो? ऑफ लगाते हो। ऑफ एक प्रपोजिशन है जो सिलेक्शन का काम करता है। देन एक कंजक्शन है जो कंपैरिजन का काम करता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन है और यहाँ पर सिलेक्शन है। सिलेक्शन वाले केस में आर्टिकल द यूज करते हैं, कंपैरिजन वाले केस में आर्टिकल द का यूज नहीं करते। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ही इज द टॉलर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ आ गया। आगे चलता है सर नेक्स्ट।
अच्छा, ये तो बहुत इजी वाले वर्ड है और ये बड़े आसानी से आप इनको ग्रिप कर पाओगे। सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर और पोस्टीरियर, इन सब के लास्ट में क्या है? IUR है। IUR है तो ये कैसे वर्ड हो गए? ये कंपैरेटिव वर्ड हो गए। और कंपैरेटिव वर्ड, सिंस ये कंपैरेटिव वर्ड हैं, तो इनके साथ देन नहीं लगाना है, इनके साथ क्या लगाना है? टू। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं जहाँ पर टू का यूज करते हो। एक तो ये है कि प्रेफर और प्रेफरेबल, प्रेफर और प्रेफरेबल इनके साथ आप टू का यूज करोगे। दूसरा, जितने जेनिटर एडजेक्टिव है, जेनिटर एडजेक्टिव इन्हीं को बोलते हैं, जितने जो भी टर्म जिनके सफिक्स के तौर पर आप IUR यूज करते हो उनको जेनिटर एडजेक्टिव बोलते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं? टू का यूज करते हैं। ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा एक और पॉइंट है कि डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज करता है। रिमेंबर, ये वाली बात याद रखना, डिफरेंट के साथ क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। एक और पॉइंट है कि जितने जितने टर्म हैं, चाहे वो प्रेफरेबल हो या फिर सुपीरियर वाले ये वाले टर्म IUR वाले हों, इनके पहले आप मोर नहीं लगा पाते हो। क्यों? क्योंकि डबल कंपैरेटिव हो जाएगा। ये वाली बात अभी हमने इनिशियल स्टेज में सीखी थी कि इनके साथ हम मोर का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर डबल कंपैरेटिव हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है तो ही इज मोर सीनियर देन मी, तो एक तो गलत तो ये हो गया कि ही इज सीनियर टू मी होगा यहाँ पर ये। और दूसरा ध्यान रखना, टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव कीश आएगा, है ना? ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर रिकॉल रखना है। होप सो समझ में आ गई बात। जैसे ये वाला देखो, आई एम मोर प्रेफरेबल देन यू, प्रेफरेबल के साथ टू आएगा और मोर नहीं लगा पाओगे, डबल कंपैरेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये इस तरीके के एडजेक्टिव से थोड़ा सा अवेयर रहा करो। कई बार होता क्या है कि जो टर्म होते हैं, यूजुअली एडजेक्टिव हमेशा पहले लिखे जाते हैं, ये वाला पॉइंट समझना। यूजुअली क्या होता है कि एडजेक्टिव हमेशा पहले लिखे जाते हैं। ये नाउन है और नाउन के पहले आप एडजेक्टिव लिखते हो। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? किसी भी नाउन को डिफाइन करना, किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में बताना, किसी नाउन के बारे में किसी भी तरीके का डिस्क्रिप्शन देना, वो एडजेक्टिव का काम है। तो यूजुअली ये पहले प्लेस किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं या ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम बाद में प्लेस करते हैं, तभी वो मीनिंग ज़्यादा इफेक्टिवली कन्वे करते हैं। जैसे एक वर्थ सीइंग है, ये हमेशा नाउन के बाद आएगा, ये ऐसे, दिस इज अ मूवी वर्थ सीइंग, मूवी जो देखने लायक है, आप ऐसे बोलोगे, है ना? तो याद रखना, ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन के बाद में देखने को मिलेगा। एक और पॉइंट मैं आपको यहीं पर बता दूं कि अगर जैसे मान लो ये नाउन है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद में प्रपोजिशन आया है, तो ये जो एडजेक्टिव होता है फिर ये बाद में चला जाता है। हालांकि आगे डिस्कस करेंगे, अभी मिलेगा टर्म। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल रादर पीक्स। और मैंने एक पॉइंट अभी समझाया था आपको, यही वाला कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, एनी, ऑल, नो, मोस्ट, इनके साथ हम अदर का यूज करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट PD में लगता है, CD में लगता है। ये वाला कॉन्सेप्ट सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लगता। याद रखना, जब भी CD लिखोगे, है ना, SD लिखोगे सॉरी, इसके साथ ना तो हम अदर का यूज करेंगे और ना ही रादर का यूज करेंगे, ये दोनों टर्म नहीं यूज कर पाएंगे। यहाँ पर रादर जो है वो इनकरेक्ट है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल पीक्स, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सर आगे। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एनफ टू मूव दैट हैवी बॉक्स, है ना? अब यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव होते हैं, देखो इस ये वाले टर्म ध्यान रखिएगा। जैसे टू है, जैसे एज है, जैसे सो है, जैसे वेरी है, जैसे एनफ है। इनको हमें इनके इनके साथ जो भी एडजेक्टिव हमें प्लेस करना है, दैट शुड बी PD, पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। कौन कौन से सर? एक बार रिपीट करता हूँ, टू है, एज है, सो है, वेरी है, एनफ है। इनके साथ जो हम एडजेक्टिव प्लेस करेंगे, दैट शुड बी रिटन इन विथ पॉजिटिव डिग्री। जैसे ये, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एनफ। अब एक और पॉइंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एनफ के साथ अगर आपको नाउन प्लेस करना है, नाउन बाद में आएगा। एनफ के साथ अगर आपको एडजेक्टिव प्लेस करना है, तो एडजेक्टिव एनफ से पहले आएगा। ये दो बातें याद रखनी। यू आर द स्ट्रॉन्ग एनफ, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। यू आर द स्ट्रॉन्ग एनफ टू मूव दैट हैवी बॉक्स। सी इज टू पुअरेस्ट, गलत हो गया, सी इज टू पुअर टू बाय दैट कार। वी मीट हिम, एज लेस, एज समबडी इल्स, एज लिटिल, यहाँ पर लिटिल, एज के बीच में कौन सी डिग्री? पॉजिटिव। राहुल इज लेस सिंपलर, अच्छा, लेस कंपरेटिव, सिंपलर कंपरेटिव। अच्छा, आपने कहा था डबल CD, रिमेंबर ये वाली बात, डबल CD और डबल SD दोनों अवॉइड करने हैं आपको। डबल CD और डबल SD ये दोनों आपको क्या करने हैं? अवॉइड करने हैं। यहाँ पर क्या आएगा? दिस इज सिंपलर देन माई फ्रेंड। एक ये टर्म आता है जहाँ पर हम इफ नॉट की बात करते हैं। अब इफ नॉट वाले में यहाँ पर अगर पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ पर CD होगा, कंपरेटिव।
याद रखना वो डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आप पीडी वाली बात करो चाहे आप सीडी वाली बात करो। इसको वाइस वर्सा अपोजिट भी कर सकते हो, आप यहाँ पर सीडी लिख सकते हो इफ नॉट, और यहाँ पर पीडी। हो सकता है इस रिवर्स ऑर्डर में भी आपको देखने को मिले। जैसे यहाँ पर देखो कह रहा है इफ नॉट, कह रहा है ब्यूटीफुल देन, और यहाँ पर लिख रहा है एज ब्यूटीफुल। एक तो यहाँ एज मिसिंग है और यहाँ पर मोर मिसिंग है, तब ये करेक्ट होगा। हालांकि दो प्रॉब्लम नहीं देगा, यहाँ पर मैं आपको सिखाने के पर्पज से बता रहा हूँ। सी इज एज ब्यूटीफुल एज इफ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। चलते हैं सर नेक्स्ट वाले पे। ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन। अब एक बात समझना, देखो जब एंड से दो अलग अलग टाइप के हमारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज किए गए हैं। अब मान लो यहाँ पर मैंने प्रेफर लगाया है, यहाँ पर मान लो मैंने मोर लगाया है। मोर के साथ क्या चाहिए देन, पर के साथ क्या चाहिए टू, तो दोनों को मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं मेंशन करो तो इट मीन्स ये हो गया कि प्रेफर के साथ भी देन और मोर के साथ भी देन, अगर मेंशन नहीं किया तो। जैसे यहाँ पर मोर के साथ देन, ये तो सही हो गया, और सीनियर के साथ टू आ जाएगा। ठीक है, दिस प्लेस इज कंपेरेटिवली सेफर। ये दो टर्म है आपकी, याद रखना। एक आता है रिलेटिवली, और एक आता है सर कंपेरेटिवली। दोनों के साथ पीडी का यूज करते हैं, इन दोनों के साथ पीडी। तो यहाँ पर पीडी के लिए कितनी बातें, टू, एज, सो, वेरी, एनफ, इनके साथ पॉजिटिव डिग्री, और रिलेटिवली और कंपेरेटिवली के साथ भी पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे। यहाँ पर सेफर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सेफ। दिस ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑब्जेक्ट। ये वाली बात याद रखना है कि जब भी ट्वाइस, थ्राइस, हाफ, ये वाले टर्म, हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, है ना, ये वाले जो टर्म है ये कंपेरेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर ट्वाइस एज हैवी एज, आप ऐसे लिख सकते हो, एज हैवी एज, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ट्वाइस को हटा दो, दिस ऑब्जेक्ट इज हैवियर देन दैट ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस वाले स्लाइड से इतने सारे पॉइंट्स आपको समझने थे। अब चलते हैं सर नेक्स्ट। ये तो बहुत इजी है, आसानी से पिक कर लोगे, है ना, समझ आ गई बात। अब जैसे मैंने कहा ये जो एडजेक्टिव है इनको बोलते हैं एनजीए। एनजीए बोले तो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव मतलब इनका ना तो कंपैरेटिव बनता है और ना ही सुपरलेटिव बनता है। तो इनको ना तो कंपैरेटिव और ना ही सुपरलेटिव बना करके आप लिख पाओगे। इनडायरेक्टली मैं कहूँ ना इनके साथ मोर लगा पाओगे ना इनके साथ मोस्ट लगा पाओगे। इनको बोलते हैं एनजीए। एनजीए मतलब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। अब इनकी लिस्ट देख लो आप। जैसे मैंने आपने कहा परफेक्ट, आइडियल, सुप्रीम, एक्सीलेंट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड। अच्छा सेप वाले हैं ये सारे, जैसे राउंड है, स्क्वायर है, पैरेलल है, सर्कुलर है, ये सारे सेप वाले हैं। ऑटोमेटिक, नेचुरल, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्पटी, एक्सट्रीम, चीफ, इंटायर, कंप्लीट, फाइनल, लास्ट, ट्रायंगुलर, ये भी सेप वाला है। इटर्नल, एवरलास्टिंग, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, प्राइम, ये इनको बोलते हैं हम एनजीए। अब इनके साथ कहानी क्या है जरा समझना। अगर कोई चीज परफेक्ट है तो वो फिर परफेक्ट है, फिर ये नहीं कहोगे कि ये कम परफेक्ट है या ज़्यादा परफेक्ट है। एक्चुअली जब आप किसी चीज़ की सीडी या एसडी लिखते हो, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री लिखते हो, तो आप उसको इंटेंसिफाई कर रहे हो, तो या तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे होगे या इंटेंसिटी घटा रहे होगे। अब इसमें वो चीज़ पॉसिबल नहीं है परफेक्ट में। अगर कोई चीज़ परफेक्ट है तो परफेक्ट है, ये कम परफेक्ट और ज़्यादा परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं। जैसे कोई चीज़ आइडियल है तो है, आइडियल वो स्टेट हो गई ना जो बिल्कुल, अब इसको लेस या मोर करके नहीं लिख सकते हो, वैसे ये वर्ड हैं, आपको ध्यान रखना। अगर कोई चीज़ यूनिक है तो है, अब यूनिक में मोर या लेस नहीं कर सकते, जैसे चीप में मोर या लेस नहीं कर सकते। जैसे इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो यूजुअली ये जो जितने भी एनजीए वाले एडजेक्टिव हैं जो आपने यहाँ पर डिस्कस किए, इनको हमें सीडी और एसडी में नहीं लिखना है। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, कौन सा, पॉजिटिव डिग्री, इसी में मेंशन कर पाओगे आप। इनको हम पॉजिटिव डिग्री में मेंशन करेंगे। देखो, यू आर द मोस्ट आइडियल टीचर, अब मोस्ट को ड्रॉप करोगे, आप मोस्ट ड्रॉप करोगे तो आर्टिकल आएगा, यू आर एन आइडियल टीचर। दिस इज द मोस्ट आइडियल, अच्छा वो तो सेम ही हो गया ना। दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग, यूनिक मोस्ट हटेगा, ये भी हटेगा, यूनिक के पहले आर्टिकल आ। दिस टेबल इज राउंडेड देन दैट। मैंने कहा था देन तो नहीं लगा पाओगे, यहाँ पर क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो एज राउंड एज,
एज राउंड एज, वैसे यार राउंडर होना चाहिए। दिस टेबल दिस इज मच मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब एक चीज समझना है यहाँ पर, डिफिकल्ट से कंपरेटिव बना लिया मोर, और मोर को एम्फासाइज कर। देखो एक बात और समझना है यहाँ पे, वेरी जो है ये पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, मच जो है ये कंपरेटिव डिग्री के साथ आता है। जो मच, वेरी और मच दोनों, वेरी और मच दोनों किसके साथ आते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के साथ आते हैं, है ना। और इनमें भी आर्टिकल द की पोजीशन ध्यान रखना, द वेरी के पहले और मच के बाद। तो अगर आपसे कहा जाए कि किसी एडवर्ब की इंटेंसिटी को बढ़ाना है या घटाना है, तो कौन से एडवर्ब आप यूज करोगे? तो आप कहोगे दो ही यूज कर सकते हैं, या तो वेरी या तो मच। लेकिन अगर वेरी लगाओगे तो आर्टिकल द पहले आएगा, मच लगाओगे तो आर्टिकल द बाद में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, ये तो गलत हो गया। गुड डीड्स आर मोर, एवरलास्टिंग के पहले मोर नहीं लगा पाओगे। ये देखो एवरलास्टिंग कौन सा है? एनजी है, एनजी है तो इसका मतलब इसका कंपैरेटिव पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इनको ध्यान से देखिएगा, करिएगा। मैंने कहा सी इज वेरी माइजर, अच्छा वेरी एडवर्ब होता है, एडवर्ब के बाद क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। अच्छा माइजर देखने में आपको एडजेक्टिव वाली फीलिंग देगा, लेकिन ये वर्ड नाउन है। माइजर है, निगार्ड है, माइजर है, निगार्ड है एंड कावर्ड है, ये दो तीन एडजेक्टिव बनते हैं। इनको क्या कहते हैं? ये बेसिकली नाउन होते हैं, देखने में एडजेक्टिव लगते हैं, जबकि इनका जो इनका एडजेक्टिव होगा वो माइजरली होगा। कौन सा होगा सर? निगार्डली होगा, निगार्डली, या फिर क्या होगा सर? कावर्डली होगा। ये जो वर्ड है, दीज आर दी वर्ड, ये आपके एडजेक्टिव हैं। याद रखना कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में आपको एडजेक्टिव वाली फील देते हैं, बट वो एडजेक्टिव नहीं है, वो बेसिकली नाउन है। माइजर, निगार्ड, कावर्ड, माइजरली, निगार्डली, कावर्डली, ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर माइजर की जगह माइजरली होना चाहिए था, माइजरली। जैसे माई फ्रेंड इज टू ऑप्टिमिस्ट, टू एडवर्ब होता है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव चाहिए। ये ऑप्टिमिस्ट जो होता है ये क्या होता है? ये बेसिकली नाउन है, तो इसकी जगह क्या चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक। अब ये वाले टर्म ही याद रखने हैं, जैसे ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक। जैसे फूल नाउन है, फूल से एडजेक्टिव क्या बन जाएगा सर? फूलिश। फूल से एडजेक्टिव क्या बन जाएगा? दैट विल बी फूलिश, ये बन जाएगा फूलिश, है ना। ये वाले टर्म याद रखने हैं। यू आर नॉट सो फूल एज अदर, अब सो के बाद आपको क्या चाहिए? एडजेक्टिव, यहाँ पर फूलिश आएगा। यू आर नॉट सो फूलिश एज अदर्स, है ना। आई हैव नेवर सीन अ मैन एज कावर्डली, एज एज के बीच में आपको पॉजिटिव डिग्री चाहिए, तो आप ऐसे लिखोगे एज कावर्डली एज राहुल। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ ऐसे टर्म होते हैं, मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ एक बार साइड में। यहाँ पर देखो मैं एडजेक्टिव वाले नहीं लिखूंगा, केवल नाउन वाले लिख देता हूँ, तो बाकी आप बना लोगे। मैंने कहा यहाँ पर कुछ टर्म है जिनके बारे में आपको याद रखना है। मैंने कहा एक वर्ड तो माइजर हो गया, माइजर से माइजरली बना लो, ठीक है। एक वर्ड निगार्ड हो गया, निगार्ड से निगार्डली बना लोगे। एक वर्ड कावर्ड हो गया, कावर्ड से कावर्डली बना लोगे। फूल से फूलिश बना लोगे। ऑप्टिमिस्ट से ऑप्टिमिस्टिक बना लोगे। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, तो दीज आर दी वर्ड्स, इनका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इनके एडजेक्टिव इनमें एल वाई एच एड करके बना लोगे। इसमें आई एस एस लगेगा, इसमें आई सी लगेगा। विच इज सेफर ऑप्शन? स्टेइंग हियर आर गोइंग होम। विच इज द सेफर ऑप्शन? सिलेक्शन है ना, दो चीजें, स्टेइंग हियर आर गोइंग होम। तो मैंने कहा था सिलेक्शन वाले केस में कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करते हो। तो ये याद रखना, सिलेक्शन के केस में हम सी डी से पहले क्या लगा देते हैं? आर्टिकल द। तो विच इज द सेफर ऑप्शन? यू शुड रिवाइज दिस चैप्टर बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक और बात मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा मोस्ट के केस में दो पॉइंट आपके बनते हैं। मोस्ट के पहले आर्टिकल आ भी लगेगा, मोस्ट के पहले आर्टिकल दा भी लगेगा। अच्छा आ तब लगाना जब पॉजिटिव डिग्री हो, दा तब लगाना जब सुपरलेटिव डिग्री हो। और सुपरलेटिव कब होगी? ये वाली बात याद रखना, जब वन वर्सेस ऑल जब तक ना बने तब तक ध्यान रखना वो सुपरलेटिव नहीं है। अच्छा आ का मतलब होता है वेरी, है ना। ये मोस्ट जो होता है ये वेरी का सेंस में देता है। जैसे याद देखो, यू शुड रिवाइज दिस चैप्टर, एक ही चैप्टर है, कह रहा है इस चैप्टर को तुम्हें रिवाइज करना है, क्योंकि दिस इज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पर देखो एक तो वन वर्सेस ऑल नहीं बन रहा है, इस वजह से सुपरलेटिव नहीं है। सुपरलेटिव नहीं है तो पीडी के साथ जाओगे, पीडी के साथ जाओगे तो मोस्ट के पहले आर्टिकल आ लगेगा। वी इंजॉयड द मूवी एज इट वॉज द बेस्ट मूवी। एक ही मूवी इंजॉय कर रहे हो तो फिर बेस्ट क्यों लिख पाओगे? वी इंजॉयड द मूवी, इट वॉज इट वॉज अ गुड मूवी, गुड मूवी। जब तक वन वर्सेस ऑल नहीं बन जाता है
वन वर्सेस ऑल, तब तक हम एस डी का यूज नहीं कर सकते, सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे। द कंडीशन ऑफ दैट पेशेंट इज गेटिंग वर्स टू वर्स, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेटिंग वर्स, डायरेक्ट आप लिखो, खराब होती जा रही है। एक और पॉइंट आपको मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ, जैसे आप डिग्री लिखते हो ना, आपने लिखा पीडी, फिर लिखा आपने सीडी, फिर आपने लिखा एसडी, तो ऐसे लिखा करो पैटर्न, बैड टू वर्स, गुड टू बेटर, ऐसे नहीं लिखोगे कि पीडी से डायरेक्ट आप सुपरलेटिव में पहुंच गए, बैड टू वर्स्ट, है ना, ये वाली बात। तो ऐसे लिखोगे पीडी से सीडी, पीडी से सीडी, या सीडी से एसडी, तो गुड, बैड टू वर्स या गुड टू बेटर, ऐसे। एक तो वैसे भी गलत है, वर्स टू वर्स लिख रहा है ना केवल, और वैसे भी ये ग्रेजुअल चेंजेज हो गया, ग्रेजुअल चेंजेज में कंपैरेटिव लिखना है, तो डायरेक्ट वर्स लिख लो आप, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ और पॉइंट है जिनके बारे में हमें बात करनी है ना, ये मे बी शायद आपकी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे, है ना। देखो डिस्कस करते हैं। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट का मतलब पहला होता है, यू नो वेरी वेल, और एक वर्ड आता है फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, जिसको आप कह सकते हो सर्वाधिक चर्चित। अब इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, वो तो आपको पता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करोगे तो आप कहोगे क्या, जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो इसका मतलब है ये तो फर्स्ट नहीं थी, तो इसका मतलब क्या करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, फॉरमोस्ट आ जाएगा, है ना। ये बन जाएगा इंदिरा गांधी वॉज द फॉरमोस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया गांधी की जो सबसे ज़्यादा चर्चित प्राइम मिनिस्टर की जब लिस्ट आती है तो उनमें इंदिरा गांधी का नाम आता है ना, तो ये फर्स्ट नहीं थी, ये वाली बात ध्यान रखना। आगे चलता है नेक्स्ट, रोहन इज एज इक्वली ए ब्रेव एज। मैंने कहा था एज एज के साथ इक्वली नहीं लगा पाओगे। द पुअर्स, एडजेक्टिव में नंबर होते ही नहीं है, ये वाली बात अभी पढ़े थे कि एडजेक्टिव में नंबर नहीं होते हैं, एडजेक्टिव में नंबर नहीं होते, तो उनमें डायरेक्ट ऐसे मत ऐड किया करो। जैसे आपने पुअर से पुअर्स बना लिया, गलत हो गया। जैसे आपने ब्लाइंड से ब्लाइंड्स बना लिया, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑनेस्ट से ऑनेस्ट बना लिया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो एडजेक्टिव में डायरेक्ट एस नहीं लगाना है। अगर उनको आपको नाउन बनाना है तो उनसे पहले आर्टिकल द लगा लो। द पुअर, द पुअर का मतलब क्या हो गया, गरीब लोग। द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग, क्यों भाई। द ऑनेस्ट का मतलब हो गया ईमानदार, है ना। द ऑनेस्ट का मतलब हो गया ईमानदार लोग। द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर आर लेटर, आपने वो प्रॉवर्ब पढ़ी होगी कि जो ईमानदार है, वो ईमानदार लोग हैं, वो पुरस्कृत होते हैं, ठीक है। ये वाली बात आप कहना चाह रहे हो। अच्छा, इसमें एक और टर्म याद रखना, ये शायद मैंने आपको नाउन में कराया था, रिचेज हैव विंग्स, एक वर्ड बन जाता है रिचेज, रिचेज हैव विंग्स, संपत्ति के पर होते हैं, ये वाली बात कहते हो आप। और यहाँ पर रिचेज सही है, इसके साथ हैव आएगा, ठीक है। रिचेज ये वर्ड जो है ये नाउन है बेसिक। लेजर आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी, सर्जरी वर्ड नाउन है, ये आर्टिकल हो गया, और बीच वाले वर्ड जो बने वो एडजेक्टिव बने, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना पाओगे आप। सेम वही मॉडिफायर या एडजेक्टिव को प्लूरल करके आप नहीं लिख पाते हो, है ना। दिस फ्रूट स्मेल्स स्वीटली, यहाँ पर स्वीट आ जाएगा। कुछ एडजेक्टिव हैं, बी कम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव, स्मेल, टेस्ट, साउंड, स्मेल है, टेस्ट है, साउंड है, ये ऐसे वर्ब हैं जिनको क्या चाहिए सर, एडजेक्टिव चाहिए। तो इन वर्ब को हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। यूजुअली सभी वर्ब को एडवर्ब की नीड होती है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके लिए एडजेक्टिव चाहिए। आपने कहा ही फेल्ट हैप्पी, ही फेल्ट हैप्पी, है ना। अब चलते हैं ये वाला क्वेश्चन, ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ टी। अच्छा, स्टीम का जो एडजेक्टिव होता है वो स्टीमिंग होता है। कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे जिससे क्वेश्चन बने प्रीवियस ईयर में। ये 2-3 हैं जिनके बारे में, वैसे तो बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव की लिस्ट पूरी लर्न करने बैठोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे स्टीम से एडजेक्टिव बनता है स्टीमिंग, नॉट स्टीम्ड। जैसे पनिश से एडजेक्टिव बनता है पनिशेबल, नॉट पनिश्ड। जैसे नियर से एडजेक्टिव बनता है नियरिंग, नहीं नियर बाई। ये एडजेक्टिव हैं कुछ वर्ड के, इनको याद रखना है। स्टीम का स्टीमिंग, पनिश का पनिशेबल, नियर का नियर बाई। यहाँ पर ही ऑफर्ड मी अ स्टीमिंग कप ऑफ टी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अ स्टीमिंग कप ऑफ टी, है ना। अब एक और टर्म आता है जहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव के ऑर्डर की बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको पूरी की पूरी स्लाइड पहले समझाता हूँ। देखो ये समझना, शॉर्ट में समझ लेते हैं और आप इजीली इसको समझ पाओगे। सबसे पहले ओपिनियन आता है, साइज आता है, एज आता है, शेप आता है, कलर,
ऑरिजिन, मटेरियल, पर्पज, ये आपका ऑर्डर होता है। इसको लर्न करने के लिए मैं अक्सर बताता हूँ कि बच्चे ये याद कर लो, ओ एस ए एस कंपनी, ओ एस ए एस कंपनी, ये याद रखो, ओ एस ए एस कंपनी, है ना। इसमें भी दो बातें याद रखनी है कि पहला वाला जो ओ है वो ओपिनियन है, और ये बाद वाला ओ है ये ऑरिजिन है। अच्छा, यहाँ पर दो एस भी आते हैं, पहला वाला साइज है और दूसरा वाला शेप है। ये दो डिफरेंस याद करने पड़ेंगे ओ एस ए एस कंपनी। पहला ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब कोई चीज़ हर एक चीज़ के बारे में किसी व्यक्ति की ओपिनियन अलग-अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति आपको स्मार्ट लग सकता है, किसी को नहीं, एक्सपेंसिव, चीप, कॉस्टली, ब्यूटीफुल। जैसे मान लो किसी चीज़ को देख कर के मैं कहूँ कि भाई ये चीज़ बहुत महँगी है, हो सकता है वही चीज़ आपको बहुत सस्ती लगे, है ना? तो इस चीज़ को बोलते हैं ओपिनियन। साइज़ तो आप पता ही कर लोगे, टॉल है, शॉर्ट है, एज, न्यू, ओल्ड, मॉडर्न, यंग, शेप, हार्ट शेप्ड, राउंड, स्क्वायर, है ना? कलर ब्लैक, व्हाइट, पेल, मल्टी कलर्ड, ऑरिजिन इंडियन, अमेरिकन, जर्मन, मटेरियल आयरन, लेदर, गोल्डन, वुडन, पर्पज, वेडिंग, डाइनिंग। तो ये सारे हो गए, इनको बोलते हैं ओएस एएस कंपनी। ये याद रखना है। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल पूरा मैं पहले समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस दे कराता हूँ आपको, है ना। जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन है, वी हैव सोल्ड आ ब्यूटीफुल, आ आर्टिकल हो गया। और एक बात और याद रखना है, जब ये आप यूज करोगे ना, ये ओएस एएस कंपनी, जब भी आप ये यूज करोगे ओ एस ए एस कंपनी, तो रिमेंबर इट कि बाद में नाउन आएगा और पहले क्या बनेगा, पहले आपका डिटर्मिनर बनेगा। डिटर्मिनर पहले, नाउन बाद में, और बीच में ओ एस ए एस कंपनी। अब आ जाओ, देखो डिस्कस करते हैं। ब्यूटीफुल, ये हो गया ओपिनियन। टाइनी, साइज, हार्ट शेप्ड, ये आ गया शेप। पर्पल, कलर। अमेरिकन, ऑरिजिन। डायमंड, मटेरियल। वेडिंग, पर्पज। अच्छा, इसमें एक छूट गया है शायद, ओ यस, देखो ये ओ यस ए यस, एज वाला छूट गया यहाँ पर, एज वाला छूट गया, न्यू, न्यू लिख लो एक और, ये पूरे बन जाएंगे फिर। ब्यूटीफुल, टाइनी, न्यू, हार्ट शेप्ड, पर्पल, अमेरिकन, डायमंड, वेडिंग रिंग। ये सेंटेंस सही है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इस तरीके से यूज कर सकते हो इन एडजेक्टिव का ऑर्डर। अच्छा, इतने सारे एडजेक्टिव पुटअप करके नहीं देगा आपको, हार्डली 2 या 3 देगा, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आपको करेक्ट करना है। आई सा ब्लैक हेयर्ड, ब्लैक हेयर्ड, टू यंग इंडियन, इंडियन, टॉल, ब्यूटीफुल गर्ल्स। गर्ल्स वर्ड क्या हो गया सर, नाउन हो गया। अच्छा, यहाँ पर टू क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। बस बीच वाले पूरे मैनेज करके सेंटेंस बनाना है। अच्छा, ब्यूटीफुल क्या हो गया, ओपिनियन हो गया। टॉल क्या हो गया, साइज हो गया। ए, यंग क्या हो गया, यंग किस में जाएगा, ये आ जाएगा एज। अच्छा, ब्लैक हेयर्ड, कलर आ गया। अब आप देखो इसको पूरा, पहले ओपिनियन है, पहले सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा, डिटर्मिनर क्या आ गया, टू आ गया। टू के बाद ब्यूटीफुल आ जाएगा, टू ब्यूटीफुल, है ना। और इसके बाद टॉल, टू ब्यूटीफुल टॉल। टॉल के बाद यंग, है ना। इसके बाद आपका आ जाएगा अच्छा, मटेरियल पहले है या ये पहले है, ऑरिजिन पहले है, तो ओ एस ए एस कंपनी, कंपनी। कलर पहले आ जाएगा, ऑरिजिन बाद में आ जाएगा, तो ये ब्लैक हेयर्ड पहले आ जाएगा और इंडियन बाद में आ जाएगा। सो योर करेक्ट सेंटेंस विल बी, आई सा, I saw two beautiful, tall, young, black-haired Indian girls. This will be your correct answer. बाकी आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। अब मैं ले चलता हूँ डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा सेशन लेंदी हो जाता है भाई, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि जब मैं 50 क्वेश्चंस कराऊंगा तो टाइम लग जाएगा, है ना। वो जो एडजेक्टिव आप पढ़ते हो ना, 7 घंटे 8 घंटे, है ना, 7-8 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो, अब उस एडजेक्टिव को 1 से 1.5 घंटे में समराइज करा पाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, है ना। तो थोड़ा सा 1 से डेढ़ घंटे का अमूमन समय लग सकता है। तो शो की पेशेंस। अब उसके उसके रिगार्डिंग मत कहना कि नहीं यहाँ सेशन लेंदी हो गया, इतना फिर कर ही सकते हो जब आप 8-8 10-10 घंटे एक एक टॉपिक पे देते हो और उसको समराइज करा के अगर आप 1 घंटे में पढ़ रहे हो, है ना, तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नियर अबाउट आपके 50 क्वेश्चंस हैं। आइए सर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बेहद इजी है, बेहद सुपर इजी है, मोर सुपीरियर नहीं होगा, है ना, ये वाली बात। मोर स्ट्रेंथ ऑफ या सुपीरियर स्ट्रेंथ ऑफ, पार्ट नंबर जो फर्स्ट है वो आपका इनकरेक्ट होगा। अब आप चेक करते जाना, वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करना। दुनिया के साथ आप ऑनेस्ट रहो ना रहो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है ना।
एक और बात मैं आपको बताता हूँ, बड़ी प्यारी सी बात है कि वैसे रगड़-रगड़ के मत पढ़ो कि आप पता चला 5 साल से तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इम्पैक्ट नहीं है आपकी तैयारी में। ये वाली बात मेरी नोट करके रख लेना। अक्सर एक बात बोलता हूँ, लाइफ हो या पारी, लंबी नहीं इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, है ना? आप कितने सालों तक कोई प्लेयर कितने सालों तक खेल रहा है, उसके लिए उसको नहीं जाना जाता है। जाना जाता है कि उसने कितनी इम्पैक्टफुल पारी खेली, जिसकी वजह से टीम जीती है ना? इसलिए मैं कहता हूँ कि वो खींच-खींच करके लंबा समय ले रहे हो, 8 बार, 10 बार अटेम्प्ट देते जा रहे हो, ऐसा मत करो। हार्डली 2 से 3 अटेम्प्ट दो और चीज़ों को तभी आप कंसाइज़ करके जब पढ़ोगे, आप टू द पॉइंट पढ़ोगे तो वो बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए यू नीड टू नो कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। एक स्मार्ट स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके of all the students in the class, the teachers were unanimous that Rajiv was the most versatile. अरे सभी स्टूडेंट्स में क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं अच्छा ऑफ ऑल स्टूडेंट और राजीव की बात करें इट मीन्स वन वर्सेस ऑल वन वर्सेस ऑल का मतलब सुपरलेटिव डिग्री है ना फिर द टीचर्स वर यूनिमस दैट राजीव वाज द मोस्ट वर्सेटाइल सेंटेंस नो एरर द एलिफेंट्स ऑफ इंडिया आर जनरली लेस बल्कि दैन कई लोग यहीं पर रॉन्ग कर देंगे लेस बल्कि दैन ये सही है लेस कंपरेटिव डिग्री उसके साथ बल्कि लगाए और उसके साथ दैन लगाए सही है एक कंपैरेटिव हो गया अच्छा यहाँ से यहाँ तक कंपैरिजन हो गई ये वाली बात क्लियर कंपैरिजन में देखो कि यहाँ एक नाउन हो गया सॉरी यहाँ पर एक नाउन हो गया एक नाउन यहाँ पर हो गया यहाँ पर एक नाउन इसका मतलब एक मिसिंग है वो एलिफेंट्स है एलिफेंट्स वाला मिसिंग है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे दो जॉब हिंदूज कंसीडर द गंगेज हॉलियर देन एनी रिवर ये कौन सी डिग्री कंपेरेटिव और गंगा की तुलना वर्ल्ड की सारी रिवर से कर रहा हूँ ये कंपैरिजन हो गया वन वर्सेस अ ग्रुप वन वर्सेस अ ग्रुप जब आप वन वर्सेस अ ग्रुप की कंपेयर करते हो वहाँ पर हम कुछ वर्ड के साथ अदर का यूज करते हैं उनमें से एनी भी है तो एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल द पॉलिटिशियंस आई हैव कम अक्रॉस का मतलब होता है सडनली मेट जितने भी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जिनसे मैं मिला ही इज़ द मोस्ट सिंसियर एंड लेस अफेक्टेड बाय पावर मनिया अब आपने लिखा है यहाँ पर देखो मोस्ट सिंसियर एंड लेस लेस मतलब कंपरेटिव हो गया ना ये तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि वन वर्सेस ऑल कंटेक्स आपको मिल चुका है वन वर्सेस ऑल का मतलब सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर बनेगा मोस्ट सिंसियर एंड लीस्ट अफेक्टेड लिटिल लेस एंड लीस्ट सुपरलेटिव बनाओगे तो लीस्ट अफेक्ट द टू फर्स्ट स्टूडेंट ये वैसे आप डिटर्मिनर वाले टॉपिक में करोगे लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पर है तो हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पहले आ जाएगा टू बाद में आ जाएगा और ऑर्डिनल पहले आते हैं कॉर्डिनल बाद में आते हैं और इनके पहले आर्टिकल था लगता है द प्लस ऑर्डिनल प्लस कॉर्डिनल द फर्स्ट टू चैप्टर दिस विल बी योर द फर्स्ट टू स्टूडेंट्स दिस विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ द थ्री सिटीज मुंबई दिल्ली एंड कोलकाता द लेटर इज द डर्टीएस्ट अब टोटल कितने हैं देखो मुंबई दिल्ली एंड कोलकाता और तीन के लिए तो आप लेटर नहीं लगाते हो क्या लगाते हो लास्ट नेक्स्ट द लेस यू आर कंफ्यूज्ड व्हाइल टेकिंग दिस टेस्ट द लेस एरर्स यू विल मेक अच्छा आपको लगेगा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है देखो द लेस यू आर कंफ्यूज्ड आप बहुत कम कंफ्यूज अच्छा एक और पॉइंट यह समझना कि अगर सेंटेंस का पहला क्लॉज द प्लस कंपरेटिव से स्टार्ट हो रहा है अनदर क्लॉज विल आल्सो बी स्टार्टेड द प्लस कंपरेटिव जैसे यहाँ पर द लेस यहाँ पर भी द लेस लिखा है वो करेक्ट है लेकिन प्रॉब्लम ये है पता है क्या एरर्स कैसा है ये काउंटेबल नाउन है तो फिर फ्यू नहीं आएगा यहाँ पर लेस नहीं आएगा यहाँ पर फ्यूअर आएगा द फ्यूअर एरर्स यू विल मेक है ना जितना कम से कम आप कंफ्यूज होगे उतना कम से कम आप मिस्टेक करोगे ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली है ना जैसे एक बड़ी अच्छी बात है मैं अक्सर बोला करता हूँ कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन उससे से रिलेटेड बात यहाँ पर लिखी है मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन एंड सबसे अच्छा होता है सबसे बेटर है सबसे बेस्ट है नो स्टडी एंड नो कन्फ्यूजन पढ़ो ही नहीं टेंशन नहीं होगी डाउट ही नहीं आएंगे खत्म कहानी है ना अच्छा वापस आते हैं एज फॉर एज स्टाफिंग वॉज कंसर्न माई व्यूज वर डिफरेंट डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा डिफरेंट फ्रॉम हिज यू शुड लर्न हाउ टू अवॉइड दीज काइंड नहीं होगा काइंड से दीज प्लूरल है ना
दिस दैट सिंगुलर होते हैं, दीज दोज प्लूरल होते हैं। आपको पता है, आपको भी इसी तरीके की प्रैक्टिस की नीड है। जैसे मैं सेंटेंस देखता हूँ तुरंत ग्रिप कर लेता हूँ कि हाँ, इस सेंटेंस में ये प्रॉब्लम है ना? वैसे आपको भी आना चाहिए कि सेंटेंस पढ़ते-पढ़ते आप ग्रिप कर जाएँ, है ना? उस लेवल की प्रैक्टिस आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। इफ द बैड कम्स, जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि सर किस लेवल की हम प्रैक्टिस करें, कितनी प्रैक्टिस करें? तो मैं सिंपली बात मैं कहता हूँ, शायद कि आपको कई बार बताया कि जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, जब आप साइकिल चलाते हो वो भी हैंडल छोड़ के चलाते हो, है ना? इट मीन्स वो प्रैक्टिस आपको चाहिए। मतलब सेंटेंस देखा नहीं, नज़र पड़ी नहीं, तुरंत आपने उसको ग्रिप कर लिया कि हाँ, इसमें ये पॉइंट है। जैसे कई लोगों के साथ समस्या ये होती है कि पढ़ा तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें ग्रिप कर इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। बनती तो हैं, जब हम उसको उसका वो सॉल्यूशन देखते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि हाँ, अच्छा ये तो कर लेते हैं अब, लेकिन ये कर नहीं पाए। और रीज़न वही है कि आपने पढ़ा है बट उसको उसकी प्रैक्टिस में कहीं न कहीं कमी है। ये वाली बात आप समझो, है ना? तो वो जब इस लेवल की प्रैक्टिस हो जाती है कि सेंटेंस देखते ही आप ग्रिप करने लग जाते हो, वो प्रैक्टिस चाहिए आपको। इफ द बैड कम्स टू वर्स्ट, बैड कम्स टू वर्स्ट, आई विल हैव टू बिड गुड बाय माय स्टडीज एंड जॉइन माय फैमिली बिज़नेस। अब कह रहा है देखो, बैड कम्स टू वर्स्ट, मैंने ये वाली बात बताई थी, पीडी के बाद सीडी के बाद एसडी। अब जब ऐसे नहीं जंप करोगे ये आपका आपका प्रोसीजर है, आपको सिंगल डबल खेलना नहीं आता, आपको सीधे बाउंड्री डी, ये जंजी जनरेशन वाली बड़ी समस्याएं हैं, टेस्ट मैच खेलना ही नहीं जानते और कहते हैं हमें एक परफेक्ट प्लेयर बनना है। परफेक्ट प्लेयर कैसे बनोगे, है? तो आपको टेस्ट मैच खेलना आना चाहिए। इस तरीके से जाओगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे। तो पीडी के बाद क्या आएगा, सीडी आएगा, मतलब पॉजिटिव के बाद कंपैरेटिव। तो बैड कम्स टू वर्स आना चाहिए ना यहाँ पर, वर्स्ट नहीं, वो तो सुपरलेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट थॉरोली एनालाइज द कॉजेज प्रिंसिपल ऑफ द डिजास्टर। मैं एक पॉइंट बताता हूँ, ये शायद पीछे डिस्कस किया या शायद स्किप हो गया, क्या शायद बताया होगा मैंने। देखो, नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, ये तो सही है, ठीक है, पैटर्न सही है। लेकिन अगर कभी ऐसा मिले नाउन है, एडजेक्टिव है और इसके बाद प्रीपो मिल जाए, तो फिर इस एडजेक्टिव को यहाँ पर प्लेस कर, जैसे ये देखो, कॉजेज प्रिंसिपल ऑफ द डिजास्टर, ये ऑफ लगा रहा है, इट मीन्स ये इस तरीके से बनेगा, प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। 8 नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। दो इट्स ग्लास कैन फूल few unwary customers, it wouldn't be difficult for the clever ones to judge the real worth. Though its glass, यद्यप इसका जो ग्लास है कैन फूल, वो फूल कर सकता है किनको, कह रहा आ फ्यू अनवेरी कस्टमर, कुछ कस्टमर को। हालांकि ये डिटरमिनर वाले में पढ़ेंगे, फ्यू आ फ्यू द फ्यू, है ना, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो डिटरमिनर का पोर्सन है, वहाँ पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा फ्यू के बारे में। For a while, the alternative suggested appeared to the superior and more feasible than any other alternative. Any other alternative. आपने पढ़ा था ना कि वन वर्सेस अ ग्रुप, जब कंपैरिजन करोगे तो कुछ वर्ड हैं जिनके साथ अदर का यूज करते। इट वॉज मेनली हिज सेंस ऑफ ह्यूमर दैट मेड हिम द बेस्ट अमंग द अदर टीचर्स। द बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और अदर ये तो ड्रॉप करना पड़ेगा, यू नो वेरी वेल कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम फिर अदर का यूज नहीं करते। द कंसाइनमेंट वी हैव रिसीव्ड टुडे इज डेफिनेटली फॉर मोर सुपीरियर, सुपीरियर कंपैरेटिव है, मोर लगा दोगे, डबल कंपैरेटिव। पार्ट नंबर सेकंड, ऑफ थ्री वीमेन वाइन एंड सॉन्ग द फार्मर ब्रॉट अबाउट हिज रूइन। तीन चीजें हैं ऑफ दी थ्री, एक वीमेन है ना, दूसरा वाइन है और तीसरा सॉन्ग है ना, और द फार्मर। इन तीनों चीज़ों में जो सबसे बुरी चीज़ है, जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा बर्बाद करती है ना, वो कौन है, कह रहा है वो कौन है, द फार्मर। द फार्मर नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा द फर्स्ट। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, दो नहीं तीन है, और ये पता है जीता जाता है। इसका एग्जाम्पल देखो आप कोई भी जो मेजर इवेंट हुई हो ना हिस्ट्री में, अब देखना उसके पीछे रीजन क्या रहा है। पूरी महाभारत होने के पीछे का रीजन, पूरी रामायण होने के पीछे का रीजन, जब इतने बड़े बड़े एपिक के पीछे ये कहानी रही है, तो हम आप तो बहुत छोटे जीव हैं ले मानुष, है ना।
ये रीनेस के कारण है व्यक्ति के, है ना। जैसे आप कहते हो ना कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है ना। मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं हमेशा पूछता हूँ कि भाई हर एक बर्बाद इंसान के पीछे उसमें भी तो महिला का हाथ होगा, है? लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बर्बाद इंसानों के पीछे महिलाएं नहीं जाती मेरे भाई, वाली बात आप समझ लो। आगे चलता है। कुड यू लेंड मी एनी ऑफ योर बुक्स टुडे। यहाँ पर फिलहाल सम आ जाएगा, सम आ जाएगा। एनी और फ्यू के बीच में डिफरेंस हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर में। कुछ क्वेश्चन डिटर्मिनर के आप होंगे जो कि डिटर्मिनर वाली क्लास में हम काउंटर करेंगे। फिलहाल वैसे एनी का यूज करते हो आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सम का यूज करते हो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। तो वैसे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर एनी करेक्ट होना चाहिए, फिर भी सम आया क्योंकि यहाँ पर हम इंटेरोगेशन से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सजेस्ट, ऑफर कर रहे हैं, सॉरी सजेस्ट नहीं, ऑफर, ऑफर कर रहे हैं। कुड यू लेंड मी सम ऑफ योर बुक्स टुडे, है ना। ऑफर या आप कह सकते हो रिक्वेस्ट, है ना। तो उस केस में फिर हम सम लगा देते हैं, यहाँ पर सम आएगा। हालांकि ये डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ही हैज मच सेंस देन दैट यू हैव, ही हैव मच सेंस, तो गलत हो गया। यहाँ पर होना चाहिए मोर सेंस देन, मच के साथ देन नहीं लगा पाओगे, मोर आना चाहिए। पार्ट नंबर फर्स्ट। आफ्टर किलिंग सीजर द कंस्पायरेटर फादर वांटेड टू किल एंटोनी। सीजर को मारने के बाद जो कंस्पायरेटर थे वो फर्दर, अब फर्दर नहीं आएगा, फर्दर, फर्दर वांटेड टू किल, आगे वो मारना चाहते थे किसको, एंटोनी को मारना चाहते थे। कि हमने इसका तो सफाया कर दिया, किसका, सीजर का, अब एंटोनी को मारना है, तो फर्दर वांटेड टू किल एंटोनी, ये बनेगा। लेटर वी ग्रीव ओल्डर ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। बाद में वो बड़ा हुआ और उसने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया। लेटर ये वाला नहीं आएगा, ये तो ऑर्डर बताता है, यहाँ पर लेटर आएगा, ये टाइम वाला, LATER, लेटर। ये जो LATER है ये टाइम को डिफाइन करता है, और ये जो LATTER है ये ऑर्डर, सीक्वेंस को बताता है। आई नीड मोर यूनिक फर्नीचर, तो यूनिक के साथ मोर का यूज नहीं करोगे। NGA के बारे में आपने पढ़ा है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। विद इन 3 months he has been able to sell no fewer than 5000 liters of milk। अच्छा ये देखो 5000 liters of milk, अच्छा मिल्क अनकाउंटेबल है, उसके पहले कितने भी वर्ड लगाओ वो काउंटेबल नहीं हो जाएगा। लीटर, मीटर, ग्राम में लगाते हो वो काउंट अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल के साथ फिर फीवर नहीं आएगा, यहाँ पर लेस आएगा, पढ़ने में आपको बिल्कुल सेंस नहीं देगा। ही वॉज सो विवेसियस एंड एक्सप्रेसिव, ये वर्ड पूछा जाता है। विवेसियस मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा जोशीला है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं विवेसियस। दैट सी इज अ डियर गर्ल टू ऑल ऑफ अस, अ गर्ल डियर टू ऑल ऑफ अस, तो यहाँ पर प्लेस करेंगे, डियर जो है यहाँ पर आएगा। सचिन तेंदुलकर इज द मोस्ट प्रोलिफिक एंड हम्बल क्रिकेट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। अच्छा 1 वर्ड से सवाल बन गया। सचिन की कंपैरिजन अब तक जितने भी प्लेयर हुए इंडियन क्रिकेट में हिस्ट्री में उनसे कर रहे हो, ये तो सुपरलेटिव बना, HD। तो आपने कहा सचिन तेंदुलकर इज द मोस्ट प्रोलिफिक एंड हम्बलेस्ट, ये करेक्ट आंसर आएगा, हम्बलेस्ट। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। द कंडीशन ऑफ हिज हेल्थ इज गेटिंग मोर एंड मोर वर्स, गलत हो गया, गेटिंग वर्स, कंपैरेटिव लिखवा, गेटिंग वर्स, मोर एंड मोर लगाने की नीड नहीं है, और वैसे भी ये डबल कंपैरेटिव हो जाएगा। सेकंड थिंग ये ग्रेजुअल एक्शन हो गया, ग्रेजुअल एक्शन को कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, और कंपैरेटिव में भी यू रिमेंबर कि वो मोर वाला टर्म नहीं होना चाहिए। यू नीड टू एग्जामिन ऑल द इन्वॉल्व कॉस्ट इन द प्रोजेक्ट फर्स्ट, ये इन्वॉल्व यहाँ पर आ जाएगा। तो क्योंकि ये देखो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और इस नाउन के बाद आप प्रपोजिशन यूज कर रहे हो, ये कुछ ऐसे बनेगा, ऑल द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट फर्स्ट, है ना। इट मीन्स पार्ट नंबर सेकंड विल बी योर इनकरेक्ट पार्ट। एवरीथिंग विल बी डन टू ब्रिंग द रिस्पॉन्सिबल पीपल टू जस्टिस, पीपल रिस्पॉन्सिबल टू जस्टिस। दिस बुक इज एज गुड एज
एज गुड एज, एज गुड एज। इफ नॉट वाला कॉन्सेप्ट पता है आपको? यहाँ पर अगर पीडी है, यहाँ पर सीडी होगा, है ना, ये वाला टर्म। अच्छा, यही सेम पैटर्न इसके साथ भी देखने को मिलता है, और के साथ पीडी और सीडी, है ना, रिमेंबर इट। ये बनेगा दिस बुक इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दैट बुक। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीस ऑफ वर्क आई हैव एवर अंडरटेकन। अच्छा, ये अगेन बन गया वन वर्सेस ऑल। मैंने कहा था ये वाले पैटर्न याद रखना, जब इस तरीके से लगा दे, दैट आई हैव एवर मेट, दैट आई हैव एवर सीन, इसका मतलब वन वर्सेस ऑल। और वन वर्सेस ऑल मतलब एस डी, सुपरलेटिव डिग्री। द मोस्ट डिफिकल्ट, मोर की जगह मोस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑन अ हॉलीडे मधु प्रेफर्स रीडिंग दैन गोइंग। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ टू, प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ मोर का यूज नहीं कर सकते, डबल कंपरेटिव हो जाएगा। प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ मच का यूज कर सकते हो। बिटवीन वेल्थ एंड करेक्टर दो चीजें हैं। विच डू यू थिंक इज द मोस्ट, नहीं होगा, मोर मोर नेसेसरी फॉर लाइफ। जीवन के लिए क्या जरूरी? वेल्थ और करेक्टर, भाई साहब दोनों जरूरी है, लेकिन जो ज़्यादा जरूरी है वो कौन है? वो करेक्टर, है ना। आगे चलता है। ऐसा तो आ सकता है, जा सकता है, बट करेक्टर एक बार चला गया, है ना। लता मंगेशकर इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर सिंगर, एनी अदर सिंगर इन इंडिया। एज आ स्टैंडर्ड रेफरेंस, दिस बुक इज एज गुड एज मिस हो गया। नेक्स्ट, द कौशल्स ऑफ जर्मनी आर मोर मैग्निफिसेंट देन इंग्लैंड। कौशल ऑफ जर्मनी, जर्मनी पहला नाउन, कौशल दूसरा नाउन। अच्छा, ये कंपैरिजन वाले टर्म हो गए। बाद में देखोगे तो केवल इंग्लैंड एक ही नाउन है, इसका मतलब कौशल्स के लिए नहीं है। कौशल से कैसा है? प्लूरल, तो क्या लगाओगे? दोज। ऑफ लगा तो ऑफ, दोज ऑफ। Of the two assistants we employed last month, I find Raman the most hard working. कितने हैं टोटल? दो, और दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री, the more hard working. The further you go from your home, the more you remember it. अब घर से जितना ज़्यादा दूर जाते जाओगे वैसे उतनी ज़्यादा याद आती जाएगी घर की, ये कहना चाह रहा है। तो ये फर्दर, यह डिस्टेंस की बात कर रहा है, फर्दर आएगा, फर्दर, है ना, FARTHER। So the farther you go from your home, the more you remember. Part number first. Much more training facilities than are available at the present are needed. There are much more training facilities. ये तो काउंटेबल हो गया ना, काउंटेबल हो गया तो many more. You know very well कि much uncountable noun के साथ, many countable noun के साथ, है ना, remember it. The only best religion in the world is the one that preaches love and compassion. मेरा सबसे अच्छा जो रिलीजन है संसार में वो एक ही है। वो कौन है? जो प्रीच करता है लव और कंपेशन को लेकर के। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ ओनली की नीड नहीं होगी। द प्ले पुट अप बाय माय कॉलेज इज बेटर देन अदर कॉलेज, इज बेटर देन, और ये यहाँ पर छूट गया ना। देखो यहाँ पर माय कॉलेज फर्स्ट, अदर कॉलेज, ये दोनों नाउन तो ठीक है, इस प्ले के लिए तो कोई आया नहीं, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा दैट या दोज। दैट है तो दैट ऑफ, सिंगुलर है तो दैट ऑफ, प्लूरल है तो दोज ऑफ, है ना, इसके साथ जाओगे आप। ऑफ द टू बुक्स दिस इज द बेटर, दो किताबों में ये सबसे अच्छी है। ऑफ द टू प्रॉब्लम्स एट हैंड द लेटर नीड्स इमीडिएट अटेंशन। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है दो प्रॉब्लम्स दी गई हैं, यहाँ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा लेटर। तो लेटर बाद वाली जो ये दो प्रॉब्लम है, इनमें से जो बाद वाली प्रॉब्लम है वो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा टेंशन की नीड है। ही वॉज ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द होल अफेयर एंड प्रोड्यूस द मोस्ट कंप्लीट NGA। भी पढ़ करके आ रहे हो NGA। NGA मतलब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव की एक खास बात है मेरे भाई कि इसके साथ हम मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते। आई वुड नॉट एक्सपेक्ट सच क्रॉस इनकम्पिटेंस फ्रॉम अ मैन who is in the profession is 10 years senior to me, senior to me। एक बात और याद रखना, जैसे आप ऐसे लिखते हो A is taller than, यहाँ पर आई आएगा E के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे लिखे he is senior तो to me आएगा,
ये वाली बात, तो ये दोनों पॉइंट याद रखने। आई फाइंड द वेदर ऑफ बेंगलोर मोस्ट आइडियल। आइडियल एनजीए हो गया ना, और एनजीए के साथ आप मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते। दिस पीस ऑफ बिजनेस हैपन टू दी रादर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन। एक बात बताओ, रादर और मोर, रादर के साथ भी डायरेक्ट दैन लगा सकते हो, तो मोर की नीड नहीं है। रादर कॉम्प्लिकेटेड दैन या फिर मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन, तो दैन तो दोनों के साथ यूज कर लेते हो ना, ई आर या मोर वाले टर्म के साथ भी दैन का यूज करता हूँ, एंड रादर के साथ भी हम क्या करते हैं, दैन का यूज करते हैं, रादर दैन। ठीक है, रिमेंबर। आई लाइक द फिल्म बट आई मस्ट कन्फेस आई लाइक द बुक मोर बेटर। एक साथ डबल कंपरेटिव की वाली बात आप जानते हो, डबल कंपरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है ना। पॉइंट क्लियर है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी होना चाहिए ना, मोर बेटर नहीं होगा। आई नो नो अदर पर्सन हियर बट मोहन। रिमेंबर ये वाले पॉइंट याद रखिएगा, मोर के साथ दैन, ई आर के साथ दैन, ई आर वाले टर्म के साथ दैन। आपने अभी पढ़ा था रादर के साथ दैन, रादर के साथ दैन, रिमेंबर इट आल्सो अदर के साथ दैन, है ना। तो ये टर्म है, तो यहाँ पर अदर के साथ बट नहीं आएगा, यहाँ पर दैन आएगा। एक और टर्म आता है आपका इल्स के साथ बट, इल्स के साथ बट, है ना। नो लेस देन 10 मैन डाइड, 10 मैन है, 10 मैन है तो यहाँ पर फ्यूअर आ जाएगा, क्योंकि ये काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन के साथ फिर फ्यू लगाते हो तो फीवर आ जाएगा। नेक्स्ट, अ वेरी लिटिल नंबर ऑफ स्टूडेंट गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन। वेरी लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है ना, तो वेरी फ्यू नंबर ऑफ। और लास्ट क्वेश्चन है, इन आर स्कूल फेयरवेल पार्टी आई रीच्ड अर्लियर एंड ऑल माय फ्रेंड्स केम लेटर। यह टाइम की बात कर रहा है, और टाइम के केस में लगाते हैं LATER। ठीक है, ये सेगमेंट होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे साथी, मेरे लाल, मेरे पीले, नीले, हरे, गुलाबी, ये अब खत्म होता है, यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, और कल मिलेंगे हम लोग OWS की। और OWS के 2 सेगमेंट कराऊंगा, एक में जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आई मीन OWS 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, और जिसमें एक होगा जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, केवल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन, यहाँ पर ये, तो कल ये वाला सेगमेंट है। बाकी नेक्स्ट वीक में आपका, ये वीक तो फिलहाल सैटरडे, कल सैटरडे है तो कल ये करेंगे, और नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर डिटर्मिनर से स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनर वाला जो टर्म छूटा है वो हम नेक्स्ट वीक में तो कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। विल मीट टुमारो विद वेरी एक्साइटिंग सेगमेंट। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू, जय हिंद।